Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइज एंड अ वेरी 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 हैप्पी संडे। दोस्तों, हर एक संडे की तरह आज भी आपका हमारे इस वीकली करंट अफेयर्स के सेक्शन में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि ये सेक्शन आपको बहुत पसंद आता होगा, और यदि पसंद आता है तब तो अच्छी बात है, आप लोग लाइक जरूर करोगे, आप लोग अच्छे बंदे हो। और यदि नहीं पसंद आता है तो आप लोग डिसलाइक भी करो और हमें कमेंट करके ये भी बताओ कि आपने डिसलाइक क्यों किया। जैसा कि आपको पता है कि ये जो वीडियो होता है ये पूरे वीक के करंट अफेयर्स का एक रिवीजन होता है। ठीक है, जल्दी जल्दी हम पूरा रिवीजन करते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इस वीक में घटित हुए। ठीक है, तो इस वीक में जो करंट अफेयर्स है कब से कब तक का है, ये 3 से 9 जनवरी तक का है। ओके, ये तो आपको पता ही होगा। और दोस्तों, आप में से कोई यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपको सभी नए वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ओके, तो दोस्तों मैं शिवम फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। ओके, चलिए आज के वीकली करंट अफेयर्स को हम शुरू करते हैं। ठीक है, देखते हैं आज के पहले प्रश्न को कि क्या है हमारा आज का पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रीय गान में बदलाव किया है। जैसे हमारा राष्ट्रीय गान क्या है आप लोगों को जरूर पता होगा, जन गण मन। गाने का समय भी जानते चलिए आप लोग, 52 सेकेंड है ना। तो उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया का भी कुछ राष्ट्रीय गान होगा। ठीक है, तो उसने अपने राष्ट्रीय गान में बदलाव किया है। क्या बदलाव किया है ये भी आप लोग थोड़ा सा जानिए कि उसका जो सेकेंड लाइन है, उसका सेकेंड लाइन पहले था फॉर बी आर यंग एंड फ्री, से उसको किया है फॉर बी आर वन, मतलब कि सिर्फ यंग के जगह पर वन को रिप्लेस किया है। ओके, चलिए ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एंथम क्या है, एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर। ठीक है, और बाकी इसके बारे में और आपको ज़्यादा जानना नहीं है, अपने देश के बारे में ज़्यादा जानिए, आपको फायदा देगा। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि किस देश ने 5 आईज के 5 देशों वाले गठबंधन में शामिल होने के संकेत दिए हैं। ये 5 आईज मतलब पहले से ये 5 देशों का समूह था। किसका समूह था, ये सब खुफिया विभाग का समूह था। ठीक है, जैसे हमारा रा होता है, RAW होता है ना हमारे देश में खुफिया विभाग, तो उसी तरह से 5 देशों का समूह था 5 आईज। अब उसमें जापान भी सोच रहा है कि हम भी उसमें एंट्री लें। ठीक है, तो अब ये 6 आईज हो जाएगा। 5 आईज में भी कौन कौन था, ऑस्ट्रेलिया था, कनाडा था, न्यूजीलैंड था, UK था और US था। ठीक है, लेकिन अब सोच रहा है जापान भी एंट्री मारेंगे, तब ये फिर 6 आई हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि भारत निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो भारत निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव आयुक्त के रूप में उमेश सिन्हा को नियुक्त किया है। ठीक है, ऐसे अभी हम बात कर ले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है अभी भारत के, सुनील अरोड़ा जी हैं। ये 2021 तक रहेंगे, अक्टूबर नवंबर में जाके इनका भी कार्यकाल खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जब चुनाव की बातें आई है, चुनाव आयुक्त के बातें आई है, तो आपको ये बात पता चलना चाहिए कि भारत में होता है कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। ओके, और उसके साथ साथ उसकी हेल्प के लिए 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। ओके, तो ये थोड़ी थोड़ी बातें आप लोगों को जानती रहनी चाहिए क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और जब निर्वाचन की बात आ रही है, चुनाव की बात आ रही है, अभी एग्जाम्स भी चल रहे हैं, तो आपको ये बात याद रखना है कि चुनाव के बारे में किस आर्टिकल में दिया हुआ है। तो जितना भी निर्वाचन है उसके बारे में आर्टिकल 324 से 329 के बीच दिया हुआ है। ठीक है, और भाग की बात करें हम लोग तो भाग 15 में है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा चुनाव के बारे में या निर्वाचन के बारे में भाग 15 आर्टिकल 324 से 329 के बीच है। ठीक है, और यदि भारत में कितने महत्वपूर्ण जो आर्टिकल हैं हमारे संविधान के, ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण भाग है उस पर एक स्पेशल वीडियो लाया गया है दीक्षा गर्ग मैम के द्वारा, तो आप लोग जाकर उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद। तब तक हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि उस स्वदेशी वैक्सीन का नाम बताइए जिसे भारत में इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है। तो कोवैक्सीन किसके किसके सहयोग से बन रहा है ये तो आपको पता होगा। अच्छा, इसके पहले मैं कोविशील्ड के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। सबसे पहले मान्यता प्राप्त करने वाला यही है भारत में कि चलो इसको यूज कर सकते हो आपातकाल में। तो कोविशील्ड को दिया गया है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट मिलकर बना रहा है। ठीक है, और ये जो कोवैक्सीन है ये भारत बायोटेक और ICMR मिलकर बना रहा है। ओके, तो अभी अभी का जो न्यूज़ है उसके अनुसार से 16 जनवरी से ड्राई रन शुरू होगा वैक्सीन का। ठीक है, मतलब वैक्सीन का यूजेस शुरू हो जाएगा इंडिया में। ओके, चलिए, और ये जो स्वदेशी वैक्सीन है कोवैक्सीन, जो स्वदेशी वैक्सीन है इसका नाम आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे देश में ही बनाया गया, इंडिजीनियस है, स्वदेशी है। ओके, और ये सस्ता भी है क्योंकि देसी सामान सस्ता ऐसे भी रहता है। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि हाल ही में कौन भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। मतलब हु वह है रिसेंटली बिकम द 67th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। तो गोवा के रहने वाले हैं लियोन मेंडोन का। कौन, लियोन मेंडोन का। ये अभी हाल फिलहाल में भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ओके,
चलिए, ये अभी 14 साल के ही हैं, इसमें और ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि हाल ही में धनु यात्रा महोत्सव को रद्द कर दिया है, यह महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? धनु यात्रा महोत्सव सबसे महत्वपूर्ण, आपको इस नाम को याद रखना है। रद्द कर दिया गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि धनु यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, और ये ओडिशा में मनाया जाता है। ओके, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसे रद्द कर दिया गया है, क्यों? कोरोना वायरस को लेकर। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है कि जूको घाटी किन दो राज्यों के मध्य स्थित है? यह घाटी हाल ही में आग फैलाव के कारण चर्चा में है। तो जूको घाटी जो है नागालैंड और मणिपुर के बीच में है, और नागालैंड और मणिपुर दोनों नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, यह आपको पता होगा। ठीक है, तो जूको घाटी में अभी हाल फिलहाल में आग लग गया था, इसके कारण ये चर्चा में है। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि किस बैंक ने देश भर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के डिजिटलीकरण की सीमा को पकड़ने के लिए एक डिजिटल पेमेंट इंडेक्स लॉन्च किया है? तो आरबीआई ने अभी हाल फिलहाल में एक डिजिटल पेमेंट इंडेक्स लॉन्च किया है। किस लिए भाई? तो देश भर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के डिजिटलीकरण की सीमा को पकड़ने के लिए, मतलब कि आप डिजिटलीकरण कर रहे हैं। ओके, कोई भी बैंक कुछ कुछ कर रहा है, कोई ऐप ला रहा है, तो उसको रोकने के लिए, उस पर गाइडलाइन जारी करने के लिए, मतलब रोकने के लिए नहीं, उसकी बेहतरी के लिए गाइडलाइन जारी करने के लिए कि किसी में भी कोई भी कस्टमर को कुछ दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसके लिए आरबीआई ने एक डिजिटल पेमेंट इंडेक्स लॉन्च किया है। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल एग्री इंडिया हैथकॉन 2020 का उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री यही हैं, तो सिर्फ एग्रीकल्चर या कृषि से संबंधित जो भी बातें होगी, जो भी हैकथॉन होगा, जो भी इंपॉर्टेंट सेमिनार होगा, ये सारे कौन लॉन्च करेंगे या इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो हमारे कृषि मंत्री जो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ बताना है नहीं। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि इनमें से किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में मृत्युदंड की सजा को माफ करने की घोषणा की है? तो कजाकिस्तान एशिया का ही देश है, मध्य एशिया का देश है। ठीक है, तो इसके राष्ट्रपति ने बोला है कि भाई अब मृत्युदंड की सजा माफ है। ठीक है, देखिए कुछ बातें मैं बताता हूँ। नॉर्थ ईस्ट के कुछ देश हैं, ठीक है, सॉरी नॉर्थ ईस्ट में बोल रहा हूँ, मध्य एशिया के कुछ देश हैं, साथ साथ खाड़ी देश हैं, उसमें से बहुत सारे देशों के कानून बहुत ही सख्त थे। ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे वो सब भी अपडेट हो रहा है और अपने कानून को कुछ कुछ लचीला बनाते जा रहा है, कुछ कुछ ही। अब भी उसके कानून हमारे देश की अपेक्षा लगभग सब देश में कानून बहुत ही ज़्यादा सख्त है। हमारा देश जो है लोकतांत्रिक, पूर्ण लोकतांत्रिक है, जिसको जो मर्जी आए करे। यदि ज़्यादा कुछ दिक्कत होगा तो ह्यूमन राइट्स वाले हाथ उठाए चले आएंगे कि हाँ दिक्कत हो रहा है। खैर छोड़िए, उन सब बातों से हमें कुछ लेना देना है नहीं। हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? AICF, इसे शॉर्ट में बोलते हैं, आप लोग इसका शॉर्ट फॉर्म भी याद रखिएगा। तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का अध्यक्ष हाल फिलहाल में संजय कपूर को चुना गया है। ठीक है, चलिए और ज़्यादा कुछ इनके बारे में नहीं बताना है। अगले प्रश्न की ओर डायरेक्टली हम लोग मूव करेंगे। अगला प्रश्न है कि चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 4th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल केरल में, कहाँ? केरल में आयोजित किया जाएगा। केरल से संबंधित एक और प्रश्न आगे आपको देखने को मिलेगा, तब हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो भारत ने पाकिस्तान के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। ओके, अच्छा एक बात और, अभी हाल फिलहाल में 1 जनवरी को क्या हुआ था? भारत और पाकिस्तान दोनों क्या किए थे? अपने कुछ कुछ कैदी को छोड़े थे। ठीक है, मतलब गलती से ही सही भारत के कुछ लोग पाकिस्तान में जा, मान लीजिए कुछ चराते चराते वो पाकिस्तान में चले गए। ठीक है, कुछ इंडिया में आ गए, तो वैसे लोगों को कैद कर लिया जाता है, फिर बाद में जब कभी हुआ कुछ ऐसा ओकेजन आया तो उसमें आदान प्रदान किया जाता है। तो ये भी किया गया था। ओके, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि टेस्ला ने अपनी सबसे बड़ी सुपर चार्जर सुविधा कहाँ शुरू की है? तो टेस्ला ने सबसे बड़ी सुपर चार्जर सुविधा चीन में शुरू की है। कहाँ शुरू की है? चीन में। चलिए एक मैं आपको की पॉइंट बताता हूँ। टेस्ला के जो मालिक हैं, ठीक है, टेस्ला के जो ऑनर हैं, वो अभी हाल फिलहाल में सबसे ज़्यादा अमीर आदमी बन गए हैं। ठीक, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि एक विरासत को अपनाओ, अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना पर्यटन मंत्रालय और किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय की साथ में योजना है। योजना का नाम है एक विरासत को अपनाओ, अपनी धरोहर अपनी पहचान। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ बातें बताने को थी नहीं, डायरेक्टली हम लोग अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? मतलब यदि आप लोग ओलंपिक में बढ़िया कर लोगे तो आपको फिर कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। तो राजस्थान सरकार ने बोला है, राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि ओलंपिक में जो भी स्वर्ण पदक जीत कर लाएंगे हम उन्हें 3 करोड़ रुपए देंगे। ओके,
और कुछ कुछ बढ़ाया है जो नीचे है, मैं बताता हूँ क्या क्या। राजस्थान सरकार ने ओलंपिक, एशियाई राष्ट्रमंडल जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकार की ओर से दी जाने वाली इनाम राशि को 3 से 4 गुना तक बढ़ा दिया है। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को पहले 75 लाख मिलते थे, अब 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। ठीक है। रजत पदक जीतने वाले को पहले 50 लाख मिलते थे, अब 2 करोड़ मिलेंगे। बस आपको छोटा सा एक हिंट दिया गया, आप लोग याद रखिएगा। राजस्थान सरकार ने ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक जीतेगा उन्हें 3 करोड़ रुपए प्रदान करेगी, ऐसा घोषणा की है। ठीक है। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा पश्चिम बंगाल में जलमार्ग में सुधार के लिए कितने ऋण की मंजूरी देने की घोषणा की गई है। तो $105 मिलियन, मतलब $105 मिलियन ऋण दिया जाएगा। किसको? पश्चिम बंगाल सरकार को। क्यों? जलमार्ग में सुधार के लिए। ठीक है। आपको हमेशा ऐसा न्यूज में आता होगा, एडीबी ने कर्जा दिया इस राज्य सरकार को इस कार्य के लिए, विश्व बैंक ने कर्जा दिया इस राज्य सरकार को इस कार्य के लिए। तो ये अच्छा है कि हमारे सभी राज्य डेवलप कर रहे हैं, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों से ऋण लेकर या अपने ही देशों से या सेंटर से, जैसे भी हो, ऋण लेकर अपना डेवलप कर रही है। ये बेहतर है। ओके, चलिए, ये हमारे लिए बेहतर है। आप लोग थोड़ा सा चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी और गवर्नर जगदीप धनखड़, अभी आप लोग गवर्नर पर ज़्यादा ध्यान फोकस कीजिएगा, क्योंकि एनटीपीसी के हर एक शिफ्ट में लगभग एक राज्य के गवर्नर के बारे में पूछ ही दिया जाता है। और वेस्ट बंगाल वैसे भी अभी लाइमलाइट में रहेगा। क्यों लाइमलाइट में रहेगा ये तो आपको पता है, क्योंकि इस साल वेस्ट बंगाल में क्या होने वाले हैं? चुनाव होने वाले हैं। ओके, तो इसलिए ये अभी लाइमलाइट में पूरा रहेगा। चलिए, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले व्यक्ति कौन बने हैं। तो इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले व्यक्ति बने हैं रोनाल्डो जी। कौन? रोनाल्डो। ठीक है। सबसे ज़्यादा, यदि ओवरऑल सबसे ज़्यादा हम बात करें व्यक्ति की नहीं अकाउंट की, तो सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम का खुद जो उसका ऑफिशियल अकाउंट है उसके फॉलोअर्स हैं। कितने फॉलोअर्स हैं? 382 मिलियन। और रोनाल्डो सेकंड पर आ गए हैं। इनके कितने फॉलोअर्स हैं? अब तो 252 मिलियन के आसपास हो गए हैं। ठीक है। तो रोनाल्डो के फॉलोअर्स बहुत ही तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ना भी चाहिए। एक बात और, इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉलोअर किसके हैं? यदि मैं गलत नहीं हूँ तो शायद विराट कोहली के ही होंगे। ठीक है। 88 मिलियन के आसपास इनका फॉलोअर है। ठीक है। और यदि खिलाड़ी में बात करूँ तो विराट कोहली का 88 मिलियन है और सेकेंड पर शायद MS धोनी आते हैं, उनका 30 मिलियन के आसपास फॉलोअर है। मैं सेकेंड वाले पर कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन फर्स्ट वाले सही है, एकदम सही है। ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि कौन सी राज्य सरकार 2023 तक दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना शुरू करेगी। हमारा जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, मोदी जी द्वारा दिया गया है, तो उसी कड़ी में बहुत सारे राज्य सरकार या तो बहुत बड़ी बड़ी क्या कर रही है, सौर परियोजना शुरू कर रही है, बहुत ज़्यादा मेगावाट की, या फिर कुछ कुछ नया नया कर रही है। तो उसी कड़ी में मध्य प्रदेश की सरकार ने घोषणा की है कि हम 2023 तक दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना शुरू करेंगे। फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ। कहाँ शुरू करेगी, किस जगह शुरू करेगी, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में आप लोग जानिए। ये नर्मदा रिवर पर शुरू करेगी। किस पर? नर्मदा रिवर पर। और नर्मदा रिवर पर एक डैम है जिसका नाम है ओमकारेश्वर डैम। ठीक है। तो ओमकारेश्वर डैम, नर्मदा रिवर, ये आपको इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण मिशन शुरू किया है। नाम से ही स्पष्ट है कि किसान का कल्याण करना है। तो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने किसान कल्याण मिशन शुरू किया है। ठीक है। किसान कल्याण मिशन का मेन एम है कि भाई किसानों की आय को दुगना करो। ठीक है। ये इसका मेन मिशन है। ओके, चलिए, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप देखते हुए आपदा घोषित कर दिया है। अभी हम लोग एक वायरस से निजात पाए नहीं, दूसरा वायरस मुंह बाएं खड़ा है, बताओ। लेकिन ये जो इन्फ्लुएंजा है या जो बर्ड फ्लू वायरस है ना, ये हर एक साल आप लोग देखते होंगे कुछ थोड़ी दिन के लिए फैल ही जाता है लगभग। तो ये अभी फैला है किधर किधर, ये मैं कुछ देर में बताऊंगा, लेकिन इसे आपदा घोषित किया है किसने? केरल की राज्य सरकार ने। ओके, तो केरल से संबंधित 2 न्यूज हुए। देखिए ये कहाँ कहाँ अभी आ चुका है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, गुजरात। ओके, इसमें सैकड़ों पक्षियों की मौत हो गई है। बर्ड फ्लू है तो ये फिलहाल पक्षी में होता है। ठीक है, पक्षी में होता है। यदि आप लोग पक्षी का मांस खा लिए, मीट खा लिए, ठीक है, तब आप में भी हो सकता है। ओके, तो अभी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु, ये सब हाई अलर्ट पर है। चलिए, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? हाई कमिश्नर। देखिए, राजदूत और उच्चायुक्त में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? उच्चायुक्त उसमें होता है जिसमें ब्रिटेन कभी ना कभी जिस पर शासन किया हो, उसमें उच्चायुक्त बनते हैं, और बाकी जगह राजदूत होते हैं। ठीक है, तो अभी भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त कौन है? अलेक्जेंडर एलिस है। कौन है? नाम याद रखिएगा, चूंकि ये ब्रिटेन का ही होगा तो अलेक्जेंडर एलिस, इनका नाम आपको याद रखने की जरूरत है।
ये किसके जगह पर आएंगे? तो सर फिलिप बार्टन की जगह पर। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि हाल ही में किसे आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। देखिए अभी बहुत सारी जगह का चीफ जस्टिस का फेरबदल किया गया है, जिसमें से आपके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण हो सकते हैं ये मैं आपको बता दूंगा। तो ये एक महत्वपूर्ण है कि हाल ही में किसने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। तो किसने ली है? अरूप कुमार गोस्वामी ने। ओके, ये कुछ दिन पहले सिक्किम के हाई कोर्ट में थे। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष के टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला। अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट चल रहा है। अभी फिलहाल यदि हम लोग बात करें तो ऑस्ट्रेलिया 20 है और इंडिया 19 है, मतलब ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा आगे है इस टूर्नामेंट में। ठीक है, लेकिन आप लोग जब वीडियो देख रहे होंगे तब आप स्कोर कार्ड चेक कर लेना। ओके, तो चलिए अंतर्राष्ट्रीय पुरुष के टेस्ट मैच के अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? क्लेयर पोलोसाक बनी है। कौन बनी है? क्लेयर पोलोसाक। ये ऑस्ट्रेलिया के ही है। ठीक है, चलिए अब आईसीसी की बात हुई, क्रिकेट की बात हुई, तो आईसीसी के बारे में आप लोग जानिए। चेयरमैन ऑफ कौन है? ग्रेग बार्कले, न्यूजीलैंड के। सीईओ ऑफ आईसीसी कौन है? मनु साहनी। हेडक्वार्टर कहाँ है आईसीसी का? दुबई, यूएई। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है? आइस हॉकी टूर्नामेंट का मतलब ये बर्फ पर होता है। ठीक है, तो ये लद्दाख में इसका आयोजन किया जा रहा है। लद्दाख में भी कहाँ? लद्दाख के चिकटन में। ओके, चलिए इसके बारे में और ज़्यादा कुछ जानना है नहीं, कुछ बातें। यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मतलब खेल मंत्री अभी कौन है? किरण रिजिजू हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख कौन है? राधा कृष्णा माथुर हैं। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। जाना कहीं नहीं है आपको, मैं बस चलिए अगले प्रश्न की ओर जाने के लिए बोलता हूँ। ओके, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है? अभी अमेरिका में बहुत ज़्यादा चहल पहल हुआ है। चहल पहल क्या, बहुत ज़्यादा घटनाएं हो चुकी है, हिंसा हुआ है, उसकी बातें आगे की जाएगी। फिलहाल प्रश्न को देखिए आप लोग कि अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नैन्सी पेलोसी को नियुक्त किया गया है और इन्हें दूसरा बार नियुक्त किया गया है। इन्हें दूसरा बार, लगातार दूसरा बार ये है। लेकिन एक बात और आपको क्या ध्यान रखना है कि ये पहली ऐसी महिला है जो इस पद पर है अमेरिका में। ओके, चलिए मतलब अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सऊदी अरब ने किस देश के साथ जमीनी सीमा और हवाई मार्ग खोलने की घोषणा की है? तो सऊदी अरब ने कतर के साथ जमीनी सीमा और हवाई मार्ग खोलने की घोषणा की है। ये देश में, ये इधर जो आसपास के जो खाड़ी देश है ना, उसमें से बहुत सारे देशों में अपने आप में टेंशन चलते रहता है। खासकर उसमें यदि इजराइल एगो आ गया, इजराइल आप थोड़ा सा और पश्चिम जाइएगा तो इजराइल आपको मिलेगा। इजराइल से हमेशा सबका अनबन चलते रहता था। अब तो बहुत सारे देश आगे बढ़कर अपना संघर्ष को विराम दिए हैं। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है, सऊदी अरब कतर के साथ भी सोचा कि चलो भाई मनमुटाव रखने से कोई फायदा है नहीं, हम अपना जमीनी सीमा और हवाई मार्ग खोल देते हैं, मतलब हम आ जा सकते हैं। पहले घूम के आना जाना पड़ता था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग कि हाल ही में एनडीआरएफ की पहली महिला टीम उत्तर प्रदेश के किस शहर में तैनात की गई? पहले एनडीआरएफ का फुल फॉर्म आप लोग जानिए। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ठीक है, तो इसमें पहली बार महिला बटालियन की नियुक्ति की गई है और वो भी कहाँ? उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर मतलब हापुड़ जगह में। ओके, तो आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि महिला से संबंधित है। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि हाल ही में सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र की भाषा सुरक्षा और भूमि की सुधार के लिए एक समिति का गठन करेगी? तो आपको पता होगा जब से लद्दाख एक अलग यूटी बना है तब तक लद्दाख को और ज़्यादा विकसित किया जा रहा है, क्योंकि जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक राज्य थे तब जम्मू कश्मीर में ही सारा विकास होता था, या जो भी सेंटर से पैसा जाता था वो खासकर जम्मू कश्मीर के नेताओं और जम्मू कश्मीर के ही विकास में चला जाता था। लेकिन जब से लद्दाख नया यूटी बना है तब से लद्दाख वाले भी खुश है और इंडिया भी खुश है। ओके, चलिए तो लद्दाख के सुरक्षा के लिए, इसकी भाषा और भूमि सुधार के लिए एक समिति का गठन सेंटर करेगी, ये बात है। तो लद्दाख के बारे में आप लोग जानिए कि लद्दाख क्या क्या कहाँ कहाँ अपना बाउंड्री शेयर करता है। तो इसकी सीमा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान मतलब पीओके से लगती है। ठीक है, यह भारत का सबसे बड़ा और दूसरा सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। ओके, मतलब कि एरिया वाइज सबसे बड़ा है। लद्दाख का चीन प्रशासित क्षेत्र अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है और राधा कृष्ण माथुर, आर के माथुर लद्दाख के वर्तमान उपराज्यपाल हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे कि प्रवासी भारतीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन जब फेस्टिवल के रूप में हम लोग यूज करते हैं, बनाते हैं, तो प्रत्येक 2 वर्ष में मनाते हैं। ओके, इसका उद्देश्य क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है कि उन प्रवासी भारतीयों को मान्यता देना जिन्होंने भारत के विकास में योगदान दिया है।
और सबसे पहला प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया था? 2003 में। और यह 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी को ही 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और गांधी जी को सबसे बड़ा प्रवासी कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए 9 जनवरी को ही हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ओके, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। हेमा कोहली ने निम्न में से किस राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है? तो हेमा कोहली ने हाल फिलहाल में तेलंगाना के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है और यह तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस है। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में बात करें, जितने भी राज्य या जितने भी केंद्र शासित क्षेत्र में, केंद्र शासित क्षेत्र में तो नहीं, जितने भी राज्य में चीफ जस्टिस हैं तो उसमें सिर्फ यही अभी एक महिला है। कौन? हेमा कोहली। इसलिए अभी आपको इनके बारे में जानना होगा। ठीक है, याद भी रखना होगा। किनके बारे में? हेमा कोहली के बारे में। क्रिकेट खिलाड़ी नहीं है, ये एक चीफ जस्टिस है और अभी हाल फिलहाल में तेलंगाना हाई कोर्ट में अपना सर्विस दे रही है। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी की विकास दर में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी अनुमान लगाया है केंद्र सरकार कि 7.7% तक हमारा जीडीपी इस साल रहेगा। पिछला साल कितना था? पिछला साल 4.2% था और यह आंकड़ा कौन जारी किया है? केंद्रीय सांख्यिकी विभाग ने। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि हाल ही में किन्हें राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो शैला कैनी को। ठीक है, किन्हें? शैला कैनी को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है और यह जो पुरस्कार है ये नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसमें 50,000 रुपया कैश, एक शील्ड और एक प्रमाण पत्र मिलता है। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, इन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंंने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, खासकर युद्ध के समय घायल सैनिकों की, तो इनकी कहानी के बारे में आपको जरूर पता होगा। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि हाल ही में किसे अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राज अय्यर को। किन्हें? राज अय्यर को। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि राज अय्यर को अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए और इसलिए हो जाता है क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं। कौन? राज अय्यर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आप लोग शायद बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स का पहला संस्करण हो चुका है 2020 में ही, लेकिन कहाँ हुआ ये आप में से बहुतों को नहीं पता होगा। ये गुलमर्ग या जम्मू कश्मीर में हुआ था पहला संस्करण, और दूसरा संस्करण भी गुलमर्ग में ही होगा जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ बातें और मैं बताता चलता हूँ कि 2021 मतलब इस वर्ष जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे वो कहाँ होंगे? रोहतक हरियाणा में होगा। और खेलो इंडिया यूथ गेम 2019 वाला, 2019 लिख गया है, 20 वाला कहाँ हुआ था? गुवाहाटी असम में हुआ था। ओके, तो इतनी बातें आपको याद रखना है। हाँ, एक बात और, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हुआ था? तो ओडिशा में हुआ था, ओडिशा के भुवनेश्वर में। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, यह हमारा आज का अंतिम प्रश्न होगा। प्रश्न है कि हाल ही में कैपिटल बिल्डिंग हिंसा के कारण चर्चा में रही है, यह कहाँ स्थित है? तो अमेरिका में एक कैपिटल बिल्डिंग है, वो अभी हिंसा हुआ है उधर। ठीक है, क्यों हिंसा हुआ है इसके पहले ये आप जानिए कि अमेरिका में अब वैलिड मतलब क्या उसको बोलते हैं, कानूनी रूप से अब ये कंफर्म हो गया है कि अगला राष्ट्रपति जो बाइडेन बनेंगे, उन्हें बहुमत मिला है। ठीक है, तो इन्हीं सब चक्करों में पता नहीं ये अंदर अंदर से क्या मामला, ये तो मुझे पूरा पता नहीं है, लेकिन शायद लगता है जो अभी ट्रंप जी हैं उनका ये सारे कारस्तानी है। तो सकता है उनको बाद में जेल वगैरह भी हो जाए, वो तो बाद की बात है। लोगों ने सोचा था कि जाते जाते ये ट्रंप जी कुछ चीन को सबक देकर जाएंगे, ले ये तो अपने राज्य में ही दंगल करवाना शुरू कर दिए। खैर छोड़िए, उनसे हमें कोई नजर नहीं है, बस हमें क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन के बारे में, करंट टॉपिक्स के बारे में जानते रहना चाहिए। तो कैपिटल बिल्डिंग हिंसा के कारण चर्चा में रही है, तो ये कहाँ स्थित है? अमेरिका में। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ओके दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए। मैंने तो आज कुछ प्रश्न पूछा भी नहीं, तो बस आप लोग ये कमेंट करके जवाब दे दीजिए वीडियो कैसा लगा। ओके, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ने भी जाइएगा, घर पर ही भी रहिएगा। ठीक है, क्लास करने जाइएगा लेकिन सेफ्टी के साथ। ओके, शिवम साइनिंग ऑफ। जय हिंद।